हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 केमिस्ट्री में कार्बन रिच कंपाउंड्स की। कल के लेक्चर्स में हमने फ्लो चार्ट को डिस्कस कर लिया था, एज वेल एज कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे टेट्रावेलेंसी क्या होती है, वर्सेटाइल नेचर क्या होता है। लेकिन आज हम इसके आगे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में किस टाइप से टॉपिक्स है जिसको अच्छे से क्लियर करें और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने किसकी बात कर ली थी? डायमंड एलोट्रोप्स की बात कर ली थी, टेट्रावेलेंसी की बात कर ली थी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की भी बात हमने कर ली थी। और फिलहाल हम इस यहाँ तक पहुँच गए थे और इसके आगे यहाँ से आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं स्पीडली। यहाँ किसकी बात चल रही है डियर स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला क्या है? COOH है। और इसका स्ट्रक्चर जरूर याद रखें, RBSC वाले CBSE वाले को तो पूरा पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। क्या है? RC डबल बॉन्ड OH। और यहाँ क्या लिखा फॉर्मूला? कार्बोक्सिलिक एसिड, या यहाँ क्या बोल सकते हैं? ओइक एसिड। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया है, CH3 CH2 COOH, यहाँ इसका कॉमन नेम क्या होगा? प्रोपियोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? प्रोपियोनिक एसिड। अगर वहां पे मान लीजिए कार्बन कितने होते हैं? 4, तो क्या बोलते हैं हम लोग? याद रहेगा ये, बिल्कुल सिंपल कंडीशन है। और IUPAC में क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक। ओइक लग जाएगा पीछे, क्या लग जाएगा? ओइक। क्लियर? कोई डाउट किसी को? तो याद रखना, यहाँ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर? ओइक एसिड। अच्छा, फिर कीटो ग्रुप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कीटो ग्रुप। कई बार आपको ये भी लिखा मिल सकता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर बॉन्ड क्या मिल सकता है? R। ठीक है, R मतलब यहाँ पे हो सकता है हाइड्रोजन, हो सकता है डियर स्टूडेंट कार्बन भी मिल सकता है आपको। यहाँ देखिए RC डबल बॉन्ड OR, ये कौन सा ग्रुप कहलाता है? कीटोन। खाली कार्बन और ऑक्सीजन बीच में हो तो कीटोन। और मान लीजिए यहाँ पर ईथर की बात करें, किसकी बात करें डियर स्टूडेंट? ईथर। तब यहाँ क्या ग्रुप होना चाहिए, किस तरीके से बात होनी चाहिए, वो ध्यान रखना। ठीक है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए समझना। यहाँ क्या लिखा? COC लिखा हमने। ठीक है, तो कंडीशन कई बार बच्चे को समझ में नहीं आती है, क्या बोल रहा है, क्या लिख रहे हैं। यहाँ पीछे सफिक्स क्या लग जाएगा? 1। और यहाँ क्या आ जाएगा? CH3CO C2H5। हमने एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल में कॉमन नेम क्या होगा? डाई इथाइल कीटोन। क्योंकि CO ग्रुप तो क्या कहलाता है? कीटोन। तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ देखिए क्या लिखा है? C2H5, इधर क्या लिखा है? CH3। क्या लिखा है? CH3। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? इधर C2H5 है, इधर क्या है? CCH3 है। कई बच्चे ये सोचेंगे सर कैसे नाम लिखा? तो यहाँ 2 कार्बन है और इधर भी कितने कार्बन है? ओके, इधर साइड भी 2 कार्बन है, ओके इधर साइड भी कितने हैं? 2 कार्बन है। कितनी बार इथाइल इथाइल आया है? 2 बार आया है। तो कॉमन नेम में डायरेक्ट ही लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? डाई इथाइल कीटोन। अच्छा, मान लीजिए ऐसा होता है, इधर CH3 आ जाता और इधर क्या आ जाता? C2H5 आ जाता, तो क्या लिखते? अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? इथाइल पहले आता है या मिथाइल पहले आता है? तो क्या लिखते पहले? इथाइल। फिर क्या लिखते हैं? मिथाइल। ये क्लियर? को डाउट आया समझ में? तो सिंपल चीजें जो ध्यान रखनी है, IUPAC में क्या लिखेंगे? 1 ऐड कर देंगे, पीछे क्या ऐड कर देंगे? 1। अच्छा, कैसे 1 ऐड कर दिया? तो आप देखिए 3 4 और 5, 2 और 3 और ये कितना हो गया? 4। ठीक है, अब 4 कार्बन हो गए यहाँ पर। कितने कार्बन हो गए? 4। अरे गलत हो गया, ये यहाँ है ये C2H5, फिर CO, ये क्या है? C2H5, ये रहेगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो गया? डाई इथाइल क्या हो गया? कीटोन हो गया। क्योंकि CO ग्रुप तो किसमें चला जाएगा? कीटोन में। किसमें चला जाएगा? कीटोन में। लेकिन IUPAC में तो पूरे कार्बन गिनेंगे डियर स्टूडेंट, 2 3 4 और 5। और ये क्या हो जाएगा? पेंटेनॉन। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? पेंटेनॉन। यहां तक को डाउट? अरे आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखते हैं, ईथर की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? ईथर। अच्छा, ईथर की बात करें, यहाँ लिखा हमने ROR डैश। कुछ गड़बड़? क्या होना चाहिए इधर? एस्टर बनता है, एस्टर सुना है कभी? अच्छा, ऐसा तो नहीं होता RCOR? एस्टर है। ध्यान रखना, ईथर और एस्टर में दोनों में रात दिन का डिफरेंस है। कई बार दिमाग में घूम गया तो फटाक से बच्चा ये कर देगा, खाली अकेला ओ आ जाए, क्या आ जाए डियर स्टूडेंट? O। और दोनों तरफ अलग अलग क्या आ जाए? एल्काइल ग्रुप। अलग अलग क्या आ जाए? एल्काइल ग्रुप। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ईथर। क्या कहलाएगा? ईथर। अब देखो तरीका देख लेना, इधर क्या है? CH3 और इधर क्या है? C2H5 है। मान लो एक तरफ कौन आ गया? मैथ। एक तरफ क्या आ गया? एथ। तो नाम कैसे पड़ेगा? अल्फाबेटिकली। पहले कौन आएगा? ईथा, दूसरा कौन आएगा? मीथाइल, फिर क्या कहलाएगा? ईथर। और IUPAC में क्या लग जाएगा? ऑक्सी लग जाएगा। क्या लग जाएगा डियर स्टूडेंट? ऑक्सी। याद रखना, सफिक्स की फॉर्म में क्या ऐड करेंगे? ऑक्सी। अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से,
मेथॉक्सी इथेन लिख रहे हैं हम। शुरू कहाँ से हो रहा है? लेफ्ट से। एंड कहाँ हो रहा है? राइट पे। ठीक है, इतना डिटेल नहीं है आपकी, तो 4-5 ही, लेकिन हम लेके चलते हैं इसको क्योंकि रिएक्शन है हमारे पास इसकी, एस्टर की वगैरह। तो CH3 क्या लिखते हैं हम? मैथ। मैथ के साथ हमने क्या ऐड कर दिया? ऑक्सी। क्या ऐड कर दिया? ऑक्सी। और आगे क्या आ गया? इथेन। अच्छा, कहीं ऐसा मिल जाए तो भी घबरा मत जाना। क्या लिख दिया यहाँ पर? इथेन पहले लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया? मेथॉक्सी। अरे क्या लिख दिया? मेथॉक्सी। ठीक है, पर रियल में इसको पहले लिखा जाता है, फिर बाद में क्या लिखा जाता है? इथेन लिखा जाता है, ताकि एक सिस्टमेटिक मैनर बना रहे बोलने में। बाकी ऐसा कोई गड़बड़ जाला नहीं है, दिमाग ये रखना। मेथॉक्सी लिख दिया हमने। क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट? मेथॉक्सी लिख दिया। तो मेथॉक्सी जब लिखेंगे तो ध्यान होना चाहिए मेथॉक्सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लास्ट में गिनेंगे इसको अल्फाबेटिकली। पहले कौन आता है? ई। कौन आता है? ई। क्या लिख दिया हमने? ईथेन। क्या लिख दिया? ईथेन। और यहाँ CH3 के साथ किसको कंसिडर किया? ओ को। किसको कंसिडर किया? ओ को। अच्छा, मान लो इधर क्या लिख दिया था मैंने? C2H5। क्या लिखा होता है? C2H5। और यहाँ क्या लिख दिया था मैंने? C3H8। क्या लिख दिया होता है? C3H8। क्या नाम रहेगा बताओ फटाफट। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? एथॉक्सी प्रोपेन। बात समझ में आ गई? लेफ्ट से शुरू करें, राइट पे एंड कर दें। इसका ये तरीका याद रखना पड़ेगा। वैसे 11-12 में बहुत डिटेल में आएगा, और यहाँ पे थोड़ा बहुत भी आ रहा है जो बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो PY इसमें कुछ दिखता नहीं है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो जनरल नॉलेज होना चाहिए कि पेपर अगर थोड़ा सा हार्ड बना दिया तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं होमोलोगस सीरीज। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? होमोलोगस सीरीज। क्या ग्रुप है यहाँ पर? याद रखना, चाहे एल्केन हो एल्कीन हो कुछ भी हो, लेकिन डिफरेंस कितना आना चाहिए? बॉन्ड CH2। अगर CH2 का डिफरेंस आ गया तो आंख मीच के लिख लीजिए क्या है ये? होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रोसीडिंग वन बाय एडिशन। कितना होना चाहिए डिफरेंस? CH2। और याद रखिए यहाँ पे कितना है? 14 AMU। एटॉमिक मास कितना होना चाहिए? 14 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए। कैसे आया? कार्बन का कितना होता है? 12, और प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू, क्योंकि 1 किसका एटॉमिक मास है? हाइड्रोजन का। कितना हाइड्रोजन है? 2 है। टोटल कितना हो जाएगा? 14। इसलिए हम डियर स्टूडेंट क्या लिखते हैं? 14 AMU। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ ले कि होमोलोगस सीरीज का एटॉमिक मास कितना होता है, तो आंसर क्या रहेगा? 14 AMU। ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। सभी का जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। ऐसा नहीं होगा कि एल्कीन से एल्केन में कंपेयर कर लें। ठीक है, एल्काइन से किसको कंपेयर कर लें? एल्केन से कंपेयर कर लें, ये बात नहीं होगी। एल्केन तो एल्केन की पूरी होमोलोगस सीरीज चलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए CnH2n प्लस 2 की बात कर ली आपने, और इधर क्या ले लिया? CnH2n माइनस 2 ले लिया। आपने कहा सर 3 से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? 3 से। कितना बनेगा? ये C3, और ये क्या आ जाएगा? H8, और यहाँ C3, और ये कितना आ जाएगा भाई? अब डिफरेंस कर लो भाई। ठीक है, और इसके आगे वाली ले लो या 4 ले लो, C4, और ये क्या हो जाएगा बताओ? H6 हो गया। और यस और नो? अब दोनों का बॉन्डिंग निकालें तो 4 में से 3 गया कितना आया? C, और 8 में से 6 गया कितना आ गया? H2। तो CH2 फॉर्म होती है। आपके दिमाग में ये नहीं चढ़ना चाहिए कि सीधा मैं होमोलोगस ठोक दूं उसको। बात समझ में आई? बात ये क्लियर होना चाहिए। एक नेगेटिव डिसऑर्डर और एक क्या है? पॉजिटिव है। तब ये नहीं हो जाए सर ये भी मैं कर लूं होमोलोगस, सर आपने तो गलत पढ़ाया था, ये नहीं होना चाहिए। जो बात है वो क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड सेट में। ठीक है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर शो द ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेस। ध्यान रखना, मोलिकुलर मास जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा होमोलोगस कंपाउंड आपको मिलते दिखेंगे। नेक्स्ट बात करें, ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऐसा नहीं कि एल्कीन एल्काइन है तो उसका अलग मेथड यूज करेंगे, सेम मेथड में सब काम करेंगे, किसी का मेथड अलग अलग नहीं होगा। ये क्लियर हो गया यहां तक? नाउ सी, अगर आगे बात करें हम लोग यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। बेसिक बेसिक बातें समझ लें कि जब भी नॉमेनक्लेचर करना होगा किसी भी कार्बन कंपाउंड का, सबसे पहला काम होगा सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग चेन। क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन। फिर मैं कह रहा हूं सिलेक्शन कैसे करना है लॉन्ग चेन का। ज्यादा से ज्यादा वो जो लॉन्ग चेन बना रहे हैं आप, उस बॉक्स में सबसे ज्यादा क्या आनी चाहिए? कार्बन। क्या आनी चाहिए? और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को भी अंदर ही ले लेना है। अगर डबल बॉन्ड है तो भी उसको अंदर ले लेना है। उसके बाद कार्बन नहीं गिनने। अगर मान लो डबल बॉन्ड भी नहीं है और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, वहां खाली सारे सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उस बॉक्स में सबसे ज्यादा क्या आ जानी चाहिए? कार्बन। क्या आ जाने चाहिए? कार्बन। क्योंकि जैसे हम करेंगे तो सॉल्व समझ में आएगा। बाकी कितने भी नियम सिखा दो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रूल्स तो आपको डायरेक्ट याद होंगे ही नहीं, आपको सीधा प्रैक्टिस पे आएंगे तो ही याद रहेगा। सबसे पहला क्या है? सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट? सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन में भी अलग अलग रूल है।
तो घबरा मत जाना, अलग अलग रूल है। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सारे सिंगल बॉन्ड है, मैक्सिमम कार्बन क्या आ जाए, अंदर आ जाए। ठीक है, तो वो क्या रहेगा आपका लॉन्ग चेन का पहला रूल। दूसरा रूल, मान लीजिए डबल बॉन्ड है, खाली डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। भले कार्बन सिंगल बॉन्ड ले रहे तो 5 आ रहे हैं बॉक्स में, और डबल बॉन्ड ले रहे तो कितने आ रहे हैं, 4। कौन सी बनाएंगे, 4 वाली बनाएंगे डियर स्टूडेंट। क्या बनाएंगे, 4 वाली। डबल बॉन्ड का अंदर आना कंपलसरी है। अच्छा मान लीजिए डबल बॉन्ड है और एक तरफ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये बात भी समझना, लॉन्ग चेन तो बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो जाए वो छूट जाए, छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना ही। ये प्रायोरिटी बढ़ेगी। अब कौन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रायोरिटी हो जाएगी। नंबर या लोकेंट रूल भी करूंगा ना, जब लोकेशन देनी है, मिनिमम नंबर देने वाला रूल होता है एक, मिनिमम रूल में भी यही प्रायोरिटी चलेगी। सबसे पावरफुल कौन, फंक्शनल ग्रुप। कौन बॉस, उसके बाद कौन आता है, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद कौन आता है, डबल बॉन्ड। सिंगल में तो राम राज्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ब्रांच आ गई, मान लो क्या आ गई, ब्रांच। ऐसी लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो रही है, इधर से करो तो भी 7 है, इधर से करो तो भी क्या है, 7। और आपको ये बोल दिया एक तरफ, इस तरफ राइट साइड से कर रहे हैं हम सिलेक्शन, तो वहां 3 ब्रांच आ रही है, और लेफ्ट साइड से करें तो कितनी ब्रांच आ रही है, 2। किसको सेलेक्ट करेंगे आप, वेरी गुड, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस निकले उसको पहले हम सेलेक्ट करेंगे। ये क्लियर हो गया क्या। ये कुछ बेसिक रूल तभी पता पड़ेंगे जब आप क्या करेंगे, कंपाउंड सॉल्व करेंगे। तो कंपाउंड सॉल्व करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अब मैं आपके सामने पहले तो रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, लास्ट में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं IUPAC नेमिंग वाले, बड़े नहीं आते हैं, धमाकेदार नहीं आएंगे जितना आप माइंड सेट लेके बैठे हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ जो RBSC में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सॉल्व करके मेरे को दिखा देना। CS3 बॉन्ड CS2 बॉन्ड CS2 बॉन्ड CH बॉन्ड CS3 OH, नाम बताइए इसका। ये आया है, ये RBSC में आया, आप समझ सकते हैं ना। CBSE की बता रहा हूँ, CBSE की भी कैपेसिटी इससे बड़ी नहीं है। सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, सबसे पहला कौन सा रूल होगा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन। ये पूरी पूरी बॉक्स ही लॉन्ग चेन हो रही है। कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 5। अच्छा कोई ब्रॉडकास्टिंग करके 11 12 के IUPAC करा देगा तो मैं भी करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और हमें उतना ही पढ़ना जितना आ रहा है एग्जाम। अच्छा ज़्यादा पढ़ना तो फिर फाउंडेशन में डिटेल पढ़ सकते हैं, बात समझ में आई। कोई कह रहा है कोई डिप्रेशन दे रहा है तो हमें लेना नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, आज तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं या जो भी लोकल एग्जाम होते हैं, या टॉपर से आप पूछ लीजिए, हर टॉपर क्या कहता है कि आपको क्या करने चाहिए, PYQs करने चाहिए। कहता है कि नहीं कहता ही, आपको पुराने साल के पेपर देखने चाहिए। क्यों कहता है वो, क्यों कहता है वो टॉपर, वो बेवकूफ़ है क्या। उसे पता है कि आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज 10 साल के पेपर उठा लो, पैटर्न वही है, वही क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज है, कोई बदलाव अभी तक आया नहीं है। तो कोई यूं कहे कि PYQ से क्या होगा, तो उनको कहना शायद आपने प्रिपरेशन नहीं की, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। अगर सिलेक्शन कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में लेना है, या कहीं पर भी आप बात करें, किसके बारे में बात करें, फिर मैं कह रहा हूं ध्यान से, चाहे वो 10th बोर्ड हो, चाहे 12th बोर्ड हो, चाहे वो कौन सा हो कंपटीशन एग्जाम हो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेगा तो सवाल ही नहीं है कि उसका क्या हो जाए, पैटर्न मिल जाए या सिलेक्शन हो जाए कहीं पर भी। वो खाली फालतू आदमी ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे फालतू आदमी की बातों में नहीं आना, नहीं कि डिप्रेशन में आना है। प्रिपरेशन जो करते हैं वो कभी डिप्रेशन में नहीं आते हैं, जो प्रिपरेशन नहीं करते हैं खाली पेपर ही देते हैं, वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है दूसरों को देखकर। इसलिए एटीट्यूड और पर्सनैलिटी ऐसी रखनी है कि तुम कौन हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कौन हूँ सबसे बड़ा ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये बार बार मैं कहूँगा कि PYQs इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे व्हेन यू विल सिट इन द पेपर। देखिए ध्यान से, अब ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये आंसर नहीं दे सकते आप क्या इसका। अच्छा 3-4 फंक्शनल ग्रुप नहीं देगा आपको, कहीं आप 11 12 में नहीं है तो आपको आइसोमेरिज्म समझानी पड़ेगी, कि वहाँ आपको मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा। नहीं नहीं बॉस, वहाँ तक नहीं जाएंगे आप, ये आप 10th तो 10th तक का लेवल है आपको। ठीक है, क्लास एंड होने के बाद मैं आपको बताऊंगा PYQs के कुछ सैंपल पेपर, वहाँ देखना कैसी हालत आपकी हो जाएगी। अरे सर इतना ईजी है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करवा दिया। मैंने उससे भी ज़्यादा बढ़ के करवा दिया जब मैंने कार्बन कंपाउंड पढ़ाया था। तो जो लिमिट है वहाँ तक, NCERT देख लीजिए आपकी, वहाँ तक क्वेश्चन है। ज़्यादा ज़्यादा क्या पूछ लेगा, अच्छा इससे भी भयानक क्या पूछ लेगा, ब्रांचेज निकाल देगा है। या मान लो इधर एक और फंक्शनल ग्रुप दे दिया, अच्छा ऐसा फंक्शनल ग्रुप दे दिया बॉन्ड NH2 करके दे दिया आपको, अच्छे चुक हवाई उड़ जाएगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं बॉन्ड ऑर्डर क्या है इनका। सबसे हाई एक्टिव कौन है इन दोनों में, नहीं पता है किसी को। किसको पता है, जिसको ये पता है कि नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये पढ़ा है क्या आपको, या कहीं है आपकी NCERT में, नहीं है तो आप सवाल कैसे दिमाग में सेट कर रहे हैं। घबराइए मत, जो आ रहा है वो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ आपको, समझ में आई बात। पेपर बैठने के बाद मेरे से मिलना, और उससे मिलना जो कह रहा था PYQs नहीं करते, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उससे मिलना, 2 रैपट लगा देना उसको,
बोला इडियट तेरे जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता डफोड़ कहीं का जो दूसरों को डिप्रेशन में डालता है। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को उसमें? ये ओपनली बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि PYQs किसी भी इंसान को कंपटीशन एग्जाम में आइडिया देते हैं। और आज देख लीजिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम, उत्कर्ष जैसी ब्रांडेड कोचिंग भी ये कहती है, क्या कहती है कि PYQs करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, और सेट निकाल निकाल के दे रहे हैं। सी इट एंड लर्न इट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्किंग इन द एग्जाम्स, हाउ कैन आई नो इट कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अच्छा बिना बोले आपको डायरेक्ट पेपर में बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ा। NCERT पढ़ के डायरेक्ट पेपर दे रहा है, ठीक है। अब NCERT पढ़ के पेपर देगा, अभी देखो इन्होंने एडवांस पेपर दिया, तुमने दिया था ना अभी तुम्हारा स्टैंडर्ड पेपर। अच्छा NCERT पढ़ के डायरेक्ट कर लेगा वो क्रॉस? उसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? उसे देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर पेपर कैसा क्वेश्चन आ रहा है। दिस इज नॉट राइटियस थिंग्स, लेट्स सी। ये अच्छा एक और सिंपल लेता हूँ, ये अभी 2015 का पेपर देखिए, ऐसा क्वेश्चन आया CS3 CH CS3 और यहाँ लिख दिया बॉस ने CL। अच्छा बताइए ये कौन नहीं कर पाएगा, बताओ? ये क्वेश्चन है। अब यह लोकेंट रूल लगाना है बेटा, क्या लगाना है? लोकेंट रूल। देखो यहाँ पे अब लोकेंट रूल क्या कहता है हमारा, हमें किसको टारगेट करना है? हमारा फंक्शनल ग्रुप। किसको टारगेट करना है डियर स्टूडेंट? अच्छा कहीं भी आप गूगल पे सर्च करोगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये भी लिखा हुआ है कि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में भी क्या लाता है? वेरिएशन। क्या लाता है? ये भी सही है। और ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या करता है? स्पीड भी करता है। दोनों बातें सही है बेटा, लेकिन मेजर काम क्या करता है? तो ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या कर लेता है? चेंजेस लेकर आता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, यहां देखिए ये क्या रहा? CL। क्या रहा बेटा? CL। चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, कोई फर्क पड़ता नहीं। इसको मिनिमम नंबर क्या मिल रहा है? 2। तो आंसर क्या रहेगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। अरे आ गया समझ में? एक कार्बन है तो क्या मैथ, 2 कार्बन है तो 3 है तो बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब भी क्वेश्चन आएंगे तो देख लेना और आप मुझे बताना कि सर हाँ हमारे पास तो ये हुआ ये हुआ, मैं नाम बदलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद भी अगर किसी को लग रहा है तो बात वो जाने, उसका काम जाने। यहाँ बात करते हैं कंबशन। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? कंबशन। पहले सिंपल लैंग्वेज बोला, कंबशन का मतलब किसी चीज का जलना। अगर कोई भी कार्बन बेस्ड चीज है उसको हम जलाएंगे किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, डेफिनेटली क्या देगा? CO2। क्या देगा? तो यहाँ सिंपल सी बात है, CH4 2O2 CO2 और क्या बन गया? वाटर। और हमेशा प्रोडक्ट में क्या बनेगी? हीट एंड लाइट। बात समझ में आ गई? बात देखो यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, एक ही इंपॉर्टेंट है, फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है बॉस। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो कैसी बोलेगा? क्लीन फ्लेम, क्योंकि आपको पता वहां कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, वो कोई भी रिएक्शन कर सकता नहीं है। आगे बात करें डियर स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसा देगा? स्मोकी फ्लेम। और इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव स्मोकी फ्लेम। देखो यहाँ फिर सैचुरेटेड की बात चल रही है, कैसी फ्लेम दे रहा है ये? स्मोकी। किसके प्रेजेंस में? लिमिटेड ऑक्सीजन। याद रखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, मान लो ऑक्सीजन लिमिटेड है और कैसा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैसी फ्लेम देगा? स्मोकी फ्लेम। आप ऑप्शन देख लेना। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर क्वांटिटी में है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, तो कैसा देगा बताओ? बात समझ में आ गई? और अनसैचुरेटेड है, कंप्लीट हो या लैक हो तो भी कैसी बात कर रहा है वो? अरे बात समझ में आ गई क्या? डिफरेंस क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? आगे देखिए डियर स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पहले ही कहा था, याद क्या रखना है आपको? ये वाले कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और कौन है? पोटेशियम परमैंगनेट। ये याद रखिए फॉर्मूले। ऑक्सीडेशन में ये कैटालाइज की तरह काम करते हैं, और कैटालाइज क्या काम करता है? द रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? स्पीड या स्लो करने का काम करता है, और मैक्सिमम चांसेस में क्या करेगा? स्पीड। आ गया समझ में? ये यहाँ क्या बोला मैंने? CH3 CH2OH। इसका यूपीसी नाम बताओ फटाफट, ऐसे क्वेश्चन किया है। क्या है? इथेनॉल। इसका नाम क्या है? अब ये भी नहीं आती क्या तुम लोग? हैं? इससे बड़ा क्या कर देगा? 10 भी कर दे, 10 भी कर दे, क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा आपके कहीं सिलेबस में नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, वो भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अभी नहीं है तो हम क्यों पढ़ाएं? जिस दिन सरकार बोल देगी तो इससे भी दबा के ज़्यादा पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन सवाल ये है क्या आता है वो पढ़ना है। अच्छा मुझे पता ऑलरेडी कि मेरे को 1 पेज का पेपर आने वाला है, और मैं कितने पेज भर के आ जाऊँ? 20 पेज। क्या होगा? नंबर 3 से क्या दे देगा? 30 दे देगा वो, है? वही तो प्रॉब्लम है यहाँ के लोगों की। और यहाँ याद रखिए, प्लीज दिमाग में रखिए, अल्कोहल से क्या बनाना है? तो जब एथेनॉल से हम क्या बनाएंगे? एथेनोइक एसिड। तो 100% कौन प्रेजेंट होना चाहिए? याद रखिए बेटा, बोलिए, माउथ का यूज करिए, नहीं तो नहीं याद रहेगा। आप जन्म ले लेंगे 20 जन्म तो भी याद नहीं रहेगा आपको। सवाल ये कौन इंपॉर्टेंट है, दिमाग से कौन प्रेजेंट है? माउथ को यूज करना पड़ेगा। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए, और साथ साथ में इसको क्या करना है? हीटअप। क्या करना है?
और जिससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, हमारा इथेनॉल क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। अभी रामायण में ये बात नहीं करूंगा, सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए, क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन। और यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन के कंपाउंड। फिर कह रहा है एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा ऑक्सीडेशन कैसा सर, आपने कहा था ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो गधे ऑक्सीजन ऐड ही तो हो रही है, एक और बढ़ गया इधर। अरे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बस सिंपल सी कंडीशन है, इसके आगे दिमाग में नहीं कर रखना, अपने को स्टैटिक मैनर में पढ़ना है एग्जाम पास में। एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 आर यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम जरूर पूछा हुआ ही, क्या पूछी, रिएक्शन दे दी एक्स, वाई दे दिया और जेड तो पूरा पूरा सॉल्व करके बता दिया। तब आपको पता होना चाहिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आंसर हमें आना। लेट्स सी अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे बात करें, ये क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं एडिशन रिएक्शन, किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट, एडिशन रिएक्शन। पहले कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है, बहुत सारे को मजाक लगता है, आप क्वेश्चन उठाइए क्या, केमिस्ट्री में जितने भी PY क्वेश्चन में XYZ ज्यादा पूछे, तब याद रखना कि यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको याद होने चाहिए, इसके फॉर्मूले भी अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, आधों को ये नहीं पता परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, आधों को ही नहीं पता पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या है। फिर क्या बोलेंगे सर, हमें तो नहीं पता था कि एथेनॉल से क्या बन जाता है, एथेनोइक एसिड। चलिए एडिशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें मैंने पहले ही कहा था एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट होने की ट्राई करेगा और सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसकी प्रेजेंस में कैटालाइज कौन है, पैलेडियम। या कौन है डियर स्टूडेंट, वेजिटेबल ऑयल से क्या बन रहा है, वेजिटेबल घी। बात समझ में आई। अब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनता है, वो कौन सी रिएक्शन है, तो एडिशन रिएक्शन। याद होना चाहिए डियर स्टूडेंट। ये देख लीजिए डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड का मतलब सैचुरेटेड, ये कौन है, अनसैचुरेटेड। किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम या निकल। अरे आ गया समझ में ये। आगे बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, जहां पर हाइड्रोजन हटते जाएंगे और हाइड्रोजन से हाई जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो उसको रिप्लेस करता जाएगा और अपना प्लेस लेता जाएगा। और क्या बनेगा इधर, आप देख सकते हो क्या है आपके सामने, मेथेन है। क्या डियर स्टूडेंट, मेथेन। मेथेन किसके साथ लगातार रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन। किसकी प्रेजेंस में कर रहा है, सनलाइट। बाहर कौन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और लगातार CH3Cl बन रहा है। और लास्ट में ये कंडीशन कहां तक पहुंच जाएगी, और इसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है कौन सी रिएक्शन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कीप इन द ब्रेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ सारे के सारे बॉन्ड कैसे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कैसे सिंगल बॉन्ड है। इसलिए कहीं घबरा मत जाना कि बोल दे हाउ कैन यू से दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये रिएक्शन लिख लीजिए और बता दीजिए कि यहाँ कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। प्रोडक्ट भी सिंगल बॉन्ड वाला है और आपका रिएक्टेंट भी कैसा है, सिंगल बॉन्ड वाला है। द आंसर इज दिस। आ गया समझ बेटा। नेक्स्ट बात करें सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, बात करते हैं एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। बहुत बार पूछा हुआ है भाई मेरे, याद रखिएगा इसको। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम। तो जब अल्कोहल, अल्कोहल का मतलब एथेनॉल याद रखें। एथेनॉल क्या है, C2H5OH, कितने लिए 2, और यहाँ पे 2 मोल ले लिए, और डायरेक्टली कंपाउंड क्या बन रहा है, सोडियम एथॉक्साइड। बाहर कौन हो रही है डियर, हाइड्रोजन। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट। फिर बात करते हैं डिहाइड्रेशन, किसकी बात करते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर का बाहर होना। वाटर का क्या होना, बाहर होना। और आप देख लो एथेनॉल किसकी प्रेजेंस में, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में। और टेम्परेचर याद रखिए 170 डिग्री सेल्सियस। क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट, एल्कीन। और यहां बात करेंगे एथीन। बात समझ में आ गई बेटा। 2 कार्बन इसलिए क्या बोल देंगे, एथीन। और बाहर कौन हो गया, हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन बाहर होता है तो 100% बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, क्या होता है भाई, एथीन। या बोल सकते हैं सैचुरेटेड से क्या बन रहा है, अनसैचुरेटेड। बात समझ में आ गया क्या, अरे क्लियर हो गया क्या। अच्छा बहुत सारे दिमाग में आ जाएगा सर ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड लेके बैठा है। अरे बेवकूफ, ऑक्सीजन की बात मत कर, कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्बन के कंपाउंड, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अरे ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है। टेम्परेचर याद रहेगा। ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाएगा डिहाइड्रेशन, सीधा XYZ। ये भी किसमें आएगा, XYZ। पर ज्यादा चांसेस किसके XYZ में, इसके आने के चांसेस है। एक और क्वेश्चन है 443 डिग्री केल्विन वाला भी, और ये वही क्वेश्चन है। 170 में क्या प्लस कर लीजिए, 273 पॉइंट समथिंग, तो क्या रह जाएगा वो केल्विन में, 443 डिग्री केल्विन। और हमेशा इस टेम्परेचर में पूछता है वो। और बच्चे को याद क्या है, 170। तो दोनों फॉर्मेट आपको याद होने चाहिए। और ABCD जब भी पूछे तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैंने ये पढ़ा है, और पढ़ा है तो कौन सी रिएक्शन है ये, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, किसकी बात करेंगे, एथेनोइक एसिड। कौन है बेटा, एथेनॉल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है ये,
और एस्टर का मतलब एक तरफ तो कौन होगा मैथ, एक तरफ कौन होगा एथ। बात समझ में आ गई। और बीच में कौन होगा COO। अगर खाली O होता तो क्या बोलते ईथर, CO होता तो क्या बोलते कीटोन। क्या बोलते बेटा कीटोन। ध्यान रखिए इन बातों का, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल घोड़े चला दे। आपका कॉन्सेंट्रेशन जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपसे भी ज्यादा आगे चल रहा है, तो आपको उससे भी ज्यादा आगे चलना पड़ेगा। और क्या बना रहा है देखो, प्रेजेंस ऑफ लिटिल कौन से सल्फ्यूरिक एसिड एंड टू फॉर्म द एस्टर। क्या बना रहा है बेटा एस्टर। ये क्लियर हो गया। कोई डाउट है किसी को। आगे बात करें, द एस्टर ऑन द ट्रीटिंग विद द बेस सच एज द NaOH कन्वर्टिंग बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अगर मान लीजिए एस्टर से वापस क्या बनाना है मुझे, रिएक्टेंट बनाने वापस जो थे वो, तो हम क्या करेंगे उसका सैपोनिफिकेशन। तो आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्टर की अपोजिट रिएक्शन कौन है, सैपोनिफिकेशन। और सैपोनिफिकेशन की अपोजिट रिएक्शन कौन है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन। बात समझ में आ गई बेटा। अच्छा वहां क्या बन रहा था, वहां क्या बन रहा था एस्टर। अरे यस और नो, यहाँ एस्टर की रिएक्शन वापस किसके साथ करा रहे हैं, NaOH बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं, बेस। कैसा बेस है ये, स्ट्रॉन्ग। और क्या बना रहा है ये, वैसे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एथेनॉइड। क्या बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा। ये दोनों चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए बहुत अच्छी बात है। आगे वापस यही रिएक्शन ले लेके बार बार रिपीट करके समझा रहा है आपको कि आगे वापस CH3COO बन रहा है, कौन बाहर हो रहा है, वाटर। इतना कोई खास नहीं है, ठीक मेरे भाई, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो जिंदाबाद। लेकिन जो मैंने कहा है वो याद रहनी चाहिए। यहाँ देखिए क्या है, एसिटिक एसिड है, क्या बना रहा है, सोडियम एसिटेट। यहाँ पर भी क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड, और क्या बन रहा है, सोडियम एसिटेट। ठीक है, बार बार ये रिपीट नहीं। सॉप एंड डिटर्जेंट किसकी बात करते हैं, 100% इस पे क्वेश्चन आता है, तो आपको बहुत स्टैटिक मैनर में याद रखना है। सॉप का मतलब क्या होता है, देखिए एक मोलिक्यूल है सॉप एंड सोडियम एंड पोटेशियम के हायर फैटी एसिड है। सोडियम एंड पोटेशियम के हायर फैटी एसिड है, और इसमें क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसा एंड बनाता है बेटा ये, stop interact with the water while the carbon chain interact with the oil। दोनों बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आपके एसर्शन रीजन में पूछा हुआ है CBSE वालों के, कि यहाँ पे याद रखना कार्बन चेन है वो किसके साथ अटैक करती है, डर्ट ऑयल। या सर नो कपड़े के ऊपर मान लो ऑयल लग गया है, खाना खाते का टाइम खाना वो सब्जी गिर गई है, तो गिरने के बाद क्या हुआ, उसका जो ऑयल है वो कपड़े से रिएक्ट कर गया, उसको बाहर निकालने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोफिलिक एक्शन होगा। कौन सा एक्शन होगा डियर स्टूडेंट, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जब एक्शन होगा तो उसके साथ साथ कौन सा एक्शन चालू हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक में कौन अटैक करेगा, कार्बन। यहाँ देखिए यहाँ कौन अटैक कर रहा है, वाटर। वाटर अटैक कर रहा है कौन सा, हाइड्रोफिलिक। और अगर कार्बन अटैक कर रहा है तो कौन होगा, हाइड्रोफोबिक। हमेशा इंप्योरिटी को हटाता है। हाइड्रोफिलिक उस प्लेस को क्या कर देता है, क्या करेगा, वेट बनाएगा ताकि वो लूज होके छोड़ दे इस इंप्योरिटी को। आगे देखिए क्या बोला है, द सॉप मॉलिक्यूल दस फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसेली। और मेसेली का मतलब क्या है, आगे हम बताएंगे डायग्राम। ऐसे करके सोडियम ऐसे 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 करके ये सारे सारे के सारे क्या आ जाएंगे, सोडियम सोडियम आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगी, ऑयल डर्ट। क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ऑयल डर्ट। या बोल सकते हैं ये डर्टनेस है जो कपड़े पे लग गई है, और इसके ऊपर अटैक कौन कर देंगे, सोडियम। कौन अटैक कर देंगे डियर स्टूडेंट, Na+, इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे। और हो सकता है Na+ आपकी कहीं बुक में K+ भी लिखा हो, दोनों बात सही है, क्योंकि हम सॉप का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, हायर फैटी एसिड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। रिपीट करना सीखो, आएंगे आंसर्स, ठीक है, ध्यान रखना। Where the one end of the molecule is towards the oil droplets while the ionic end faces outside। देखो ये फिर एक क्वेश्चन बना, बहुत इंटरनल क्वेश्चन है। आयोनिक एंड कहाँ रहेगा, आउटसाइड। और याद रखना टूवर्ड्स कौन सा भाई, मोलिक्यूल्स। तो वन एंड है ये हमारा स्ट्रक्चर जो बना रहा है ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ रहेगा, और एक आयोनिक एंड कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड। अच्छा आयोनिक एंड कौन बनाते हैं, सोडियम प्लस, फिर क्या आएगा K+, क्योंकि आयन लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, आयन्स। बात समझ में आ रही है बेटा। और किसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, डर्ट के ऊपर। अब देखो इमल्शन इन वाटर। अच्छा इमल्शन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज इमल्शन। अरे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं बेटा, अगर जिसके ऊपर अटैक करना है उसको अगर हम कंबाइन फॉर्म में ले आए बाहर, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एमल्सिफिकेशन। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। फिर क्या बोल रहा है, सॉप मिसेली दस हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट। कर रही है बाहर, उसको लेकर आ गई, और क्या कर रहा है, वाटर में लेकर आई। तो वाटर क्या कर रहा है, उसको वेट कर रहा है और लूज करवा रहा है, लूज करवा के क्या आया, बाहर आया। अच्छा बाहर कर कौन रहा है, अंदर अटैक कौन कर रहा है, जाकर कार्बन वाला हाइड्रोफोबिक ऑक्सीजन। कौन सा, एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स क्लीन। फिर कौन आ जाती है, मिसेली। अब ये लंबा चौड़ा रामायण नहीं पढ़ के सीधा आ जाते हैं, ये मिसेली का स्ट्रक्चर आपका। मिसेली के स्ट्रक्चर में आप देखते हो चारों तरफ सोडियम सोडियम दिख रहे हैं आपको, और बीच में आपको येलो पार्ट किसका दिख रहा है, ऑयल।
ये डायग्राम भी 1 नंबर का आया हुआ है, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसेली एंड एक्सप्लेन द एक्शंस। 2 एक्शंस है, कौन से? हाइड्रोफिलिक। अरे पहला कौन सा डियर स्टूडेंट? फिलिक का मतलब वाटर, और हाइड्रोफोबिक का मतलब डियर स्टूडेंट, अरे याद रहेगा ये, पहला कौन सा एक्शन होगा? फिर कौन हटाता है डर्ट को? ले कौन जाता है? देखो, soap is a form of myceli able to clean since oily dirt will be collected in the center of the myceli। फिर क्या बोला था? myceli stay in the solution or colloid। अब colloid solution की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप, क्या करता है colloidal solution? क्या होता है colloidal solution? ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस होता है? कैसा होता है ये सॉल्यूशन? इसलिए इसको लेकर आएगा 12। आगे देखो क्या लिखा, कम टुगेदर एंड टू पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ द आयन आयन रिपल्जन। देखो भाई क्या हो रहा है, आयन आयन रिपल्जन, जिसकी वजह से वो उसको फोर्स लगा, ये इसको फोर्स लगाएगा, और जो जीतेगा, कौन जीतेगा? तो सॉफ्ट जीत जाएगा। या क्या जीत जाएगा? डिटर्जेंट। हार्ड वाटर होगा तो कौन जीतेगा? डिटर्जेंट। सॉफ्ट होगा तो भी डिटर्जेंट जीत जाएगा। लेकिन सॉफ्ट किस में जीत सकता है? खाली याद रखना, हार्ड वाटर में हालत खराब हो जाएगी उसकी, क्योंकि वहां कैल्शियम और कौन आ जाएंगे? मैग्नीशियम, क्योंकि वो उससे भी पावरफुल है। बात समझ में आ गई क्या? देखो यहाँ क्या लिखा है, द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसेली एंड इज ऑल्सो इजिली rinse away। The soap micelli are the large enough to scatter light, hence the soap solution appear cloudy। Soap are the cleansing agent capable of reacting with the water and dislodging the unwanted particle from the cloth or skin। The molecule of the soap are the sodium and potassium salts of long chain carboxylic acid। कैसा रहेगा फॉर्मूला इसका? CH3COONA। क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? वैसे तो मैंने आपको बताया 1735 COONA, 1735। ये फॉर्मूला आपको याद कराया था कि नहीं कराया था मैंने? और मैंने कहा था सॉप का फॉर्मूला आ जाए तो ये लिखना है। हो सकता है Na की जगह क्या लिख दो आप, K+ लिख के आओ। दोनों बात सही है। बात समझ में आ गई क्या? तो शॉर्ट में सिखाया था 1735 COONA। और यहाँ बात करें, सॉप मॉलिक्यूल हैज अ टेडपोल शेप स्ट्रक्चर एट वन एंड लॉन्ग नॉन पोलर एंड आएगा, और एक तरफ क्या आएगा यहाँ पर? हाइड्रोकार्बन चेन विच इज इनसॉल्यूबल इन द वाटर, बट ऑयल में क्या हो जाएगी? सॉल्यूबल, क्योंकि वहाँ कौन सा एक्शन हो जाए? हाइड्रोफोबिक। अदर एंड में क्या आएगा? शॉर्ट पोलर एंड आएगा। नॉन पोलर एंड का मतलब बिल्कुल जैसे कार्बन, क्या वाटर में सॉल्यूबल होता है क्या? नहीं। और मान लीजिए अगर मैं कहूं सॉफ्ट सॉल्यूबल है वाटर में, यस, तो वो कौन सा एंड हो गया? पोलर एंड हो गया। अब यहाँ लिखा देयर इज अ कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक आयन विच इज हाइड्रोफिलिक, एंड वाटर में क्या हो गया? आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, तो ये पूरा एक्शन देख लीजिए आप। ये पूरा एक्शन किसका दिख रहा है आपको? हाइड्रोफिलिक। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये कौन है डियर स्टूडेंट? सॉल्यूबल ऑयल है। बात समझ में आ रही है? सॉल्यूबल ऑयल में क्या है? कार्बन चेन है। घबरा मत जाइए, पहाड़ नहीं बनाए, सी ये कार्बन है, ये सारे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और ऊपर जो कार्बन के ऊपर एक्शन होगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोफोबिक। बात समझ में आई? उसको ले जाने का काम कौन करेगा? हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक अटैक करेगा। और मैंने पहले कहा था पीछे कौन आ रहा है? COONA आ रहा है, C17 फिर H35 COONA। ये पूरा अटैक करके किसको अटैक करेगा? ऑयल को। और ऑयल को सॉल्यूबल करा के कौन ले आएगा? हाइड्रोफोबिक। और उसको लूज करा के ले जाने का कौन करेगा? फिलिक। बात समझ में आ गई? ये स्ट्रक्चर बना तो बहुत बढ़िया बात है। कितने ढोंगरे बनाने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 बराबर। और आगे लिख दो COONA+, या क्या लिख सकते हो? COK+। अरे आ गया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बना दो तो ठीक है। तो चार्ट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं पहली क्लास में। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी MCQ, और यहाँ हो गया चैप्टर खत्म। सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, और आप लोग अलर्ट मोड पे रहिए और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड? सबसे पहला ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। पहला क्या कह रहा है? मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले अपने को बोला करेक्ट ढूंढना है, ये नहीं है तो आप क्रॉस मार दीजिए पेंसिल से। मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Force of the attraction between molecule of carbon compound is not very strong, and force of attraction between the molecule of carbon compound is very strong। कौन सा स्टेटमेंट लग रहा है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आपने क्लास बहुत अच्छे से देखी है तो डेफिनेटली आपके आंसर्स भी लगातार सही आएंगे। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, फर्क कुछ नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। मैं पहले ही कह रहा हूँ बार बार, अपना थॉट अपना एटीट्यूड क्रिएट करो, जमान आपको सलाम करेगा। ठीक है, किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। Now next question, C3H8 belongs to the homologous series of, एक मिनट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, C3H8 belong to the homologous series, कौन सी सीरीज से करता है?
देखो अगर जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला आपको पता है ये, और क्या फॉर्मूला पता है CnH2n, और क्या फॉर्मूला पता है CnH2n-2। अगर ये तीनों में से n की वैल्यू रख दो आप, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, कार्बन कितने 3, यहाँ 3 रखा, यहाँ 3 रखा, तो क्या आया, ये सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई किससे हुआ, एल्केन से हुआ, एल्किन से हुआ, एल्काइन से हुआ, किससे हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। आ गया समझ में, ये आपको एग्जाम में आना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू की, IUPAC ने बता दीजिए, चलिए आप, ये आ गया CBSE, ये CBSE का PY कुछ देख लीजिए आप। अब मुझे बताइए, आप कहीं यूँ सोच रहे हैं कि मैं दबा के बड़े बड़े बना दूं, क्या करूं बना के, वो ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं डिटेल लेक्चर्स में। अरे लॉन्ग चेन तो सेलेक्ट करो यार, ये लॉन्ग चेन हुई कि नहीं हुई, ये वाली 2 2, ये ऑप्शन बी के डी करूं, पक्का सोचो। अब स्पेलिंग मिस्टेक तो हो सकती है भाई प्रिंटिंग में, ऐसा कोई भगवान तो हो नहीं कि मैं फटाफट कर दूं हर चीज में, तो DI की जगह DE आ गया। अरे आया कि नहीं आया समझ में, कुछ नहीं करना, लॉन्ग चेन यहां से ले लो 1, दिस इज 2 3 4, यहां से नहीं करनी है। पहले कहा है ब्रांच को क्या देना है, मिनिमम नंबर, ब्रांच को क्या देना है, मिनिमम नंबर, क्या मिनिमम नंबर दिया हमने, और देने के बाद देखना है सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रांच का। अच्छा मुझे बताइए सेकंड नंबर पे दोनों क्या है, सेम ग्रुप एक अलग अलग है, और बाहर वाले को क्या लिखते हैं, आइल ग्रुप, क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप डियर स्टूडेंट, एल्काइल। यहाँ क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, YLE ग्रुप। और यहाँ कौन है, मैथ है, तो ये हमने लिख दिया मैथ, तो मिथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मिथाइल। तो कितने मिथाइल, कितने मैथ है यहाँ पर, अरे कितने हैं, तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ब्यूटेन। बात समझ में आ गई क्या, ब्यूटेन क्यों हुआ, 1 2 3 4, 4 कार्बन, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप, अरे हाँ या ना तो आंसर होना चाहिए, कर पाएंगे ऐसा, अब नहीं कर पाए तो फिर इससे तो क्या होगा, इजी तो क्या आएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला ऑफ ब्यूटानोइक एसिड, ओइक एसिड ढूंढिए सबसे पहले, तो ओइक एसिड, क्या इसमें ओइक एसिड है, इसमें है, इसमें है, प्यूट बोल रहा भाई 4 होने चाहिए, क्या यह 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 3 है, भाई ये 3 है, ये तो हटाओ, अरे बात समझ में आ रही है, वो तो होगा ही नहीं, अरे सॉरी ये होगा, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ कितना 1 2 3 4 5, और यहाँ कितना 1 2 3 4 5, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये समझना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन पेंटेन, कितने आइसोमर होते हैं, कौन कौन से, कौन बताएगा, बताया था, समझाया था आपको, पहला कौन सा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर, दूसरा कौन सा फॉर्मूला, तीसरा कौन सा, बॉन्डिंग, नहीं याद है उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो राम राज्य प्रजा भरोसे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडरगो एडिशन रिएक्शन, एंड एडिशन रिएक्शन में कौन जाएगा डियर स्टूडेंट, अरे बताओ भाई, एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले तो बताइए मुझे, एडिशन रिएक्शन कब होगी, जब सारे के सारे कैसे बैंड बॉन्ड होंगे, सिंगल, कैसे बॉन्ड होंगे डियर स्टूडेंट, दिमाग लगाइए भाई, आप फॉर्मूला देख लीजिए, क्या फॉर्मूला रहना है, CnH2n+2, अच्छा लिखिए 2 इधर, क्या सेटिस्फाई हो रहा है ये, 1 घंटा लगा देंगे, यूं नहीं कि फटा हाँ या ना, इतने बेवड़े हैं, मतलब कुछ तो दिमाग होना चाहिए, आप यस और नो तो आंसर दे ही सकते हैं, क्या ये हो रहा है सेटिस्फाई, ये हो रहा है, ये हो रहा है, अब दिमाग लगाइए कि यहाँ पे हाइड्रोजन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, और कार्बन की भी बात चलेगी, तो कौन पार्टिसिपेट करता, हमने किसकी बात की थी, अनसैचुरेटेड की बात की थी, और अब दूसरा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, CnH2n, और एक तीसरा फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n-2, ये 3 फॉर्मूले आपके माइंड सेट में है। अच्छा कौन सा फॉर्मूला जो इसको सेटिस्फाई करता है, ये कर रहा है, ये कर रहा है क्या,
ये कर रहा है क्या? ये कर रहा है क्या? अच्छा, एडिशन रिएक्शन में कैटालाइज कौन था और रिएक्टेंट कौन था? हैं? वेजिटेबल ऑयल से क्या बना रहे थे? डबल बॉन्ड था कि नहीं था रिएक्टेंट में? अरे हाँ या ना बोलो आप तो। क्या था फिर? ऐसा क्या? रिएक्टेंट में सिंगल। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था फिर? दोनों सैचुरेटेड थे। देखो हमने इस तरीके से किया था, थोड़ा बहुत ध्यान भी हो। CH4 की बात चल रही है, C3H8 की बात, C2H6 की, C2H4 की बात करें। यहाँ जब तीनों फॉर्मूले बात करेंगे तो एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होती है? जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए अपने को? हाइड्रोजन। क्या मिल जाए? हाइड्रोजन। और फिर ये भी पूछा है कि विल अंडरगो का मतलब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिसमें यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो सकती है? पहले तो बताओ सिंगल बॉन्ड वाला क्या देता है एडिशन रिएक्शन? डबल बॉन्ड वाला देगा कि नहीं देगा? और ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे खतरनाक कौन देगा, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? कोई है ट्रिपल बॉन्ड इधर? कौन है? डबल बॉन्ड कौन है? याद रहेगा ये कौन सा? बस कौन रहेगा? C2H। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन एथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद NaHCO3 द गैस इज इवॉल्व। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला तो पता है कि नहीं पता है? CH3COOH। बिल्कुल सही है, CH3COOH। देखो जिसको दिमाग है उसको फटाक से पता चल गया कि CO2 रिलीज करेगा। क्या करेगा डियर स्टूडेंट? CO2। H2 कैसे रिलीज करेगा वो बताओ मेरे को पहली बात। अगर H को हटा भी देंगे, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांति रखिए। H को हटा भी देंगे तो कौन आएगा? Na आएगा। और कौन बनेगा यहाँ पर? एथेनॉइड। अरे कौन बच जाएगा? एथेनॉइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सोडियम एथेनॉइड और पोटेशियम है तो पोटेशियम एथेनॉइड। कौन रिलीज कर देगा? CO2 रिलीज कर देगा। एथेनॉल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन गिव्स। एक आंसर दे रहा, बाकी का क्या हुआ भाई? ये तो पढ़ के आए, अभी पढ़ के आए कि एथेनॉल रिएक्शन कर रहा था, ऑक्सीडेशन KMnO4 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? है K2Cr2O7 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कुछ भी कर लो आप, लास्ट में जाके यहीं आ जाते हैं। मैंने कहा था वो रिएक्शन याद रखना। क्या लेगा? एसीटोन इथेनॉन एथेनॉल लेगा, एसिटिक एसिड लेगा, एथेनोइक एसिड लेगा, या CO2 एंड वाटर लेगा? पहले एथेनॉल का फॉर्मूला लिख लो आप। चलिए बताइए एथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH प्लस ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। अब यही तो धुआं निकल जाता है हर चीज में। मैंने कहा था आप याद रखिए सीधा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा? A। अरे ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अभी हमने? बस याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भूल जाएंगे आप। क्या करेंगे? सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इससे बाहर इसलिए नहीं आएंगे, सारे पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है यहाँ पर, जितने बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ प्लीजेंट स्मेल ऑफ एस्टर। अच्छा, प्लीजेंट स्मेल ऑफ एस्टर की बात चल रही है। एंड हीटेड विद द इथेनॉल एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इथेनॉल आ गया तो कौन आएगा? एथेनॉइक ही तो आएगा। और एथेनॉइक कौन है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? A। यहाँ तक को डाउट है किसी को? आया समझ में? उड़ गया? उम्मीद है यहाँ तक समझ में आएगा। कल चलेगी लास्ट क्वेश्चन सीरीज और सारे क्वेश्चन हम करेंगे डिटेल में। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। समझ में आ गया ये? अरे यस और नो? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GV फाउंडेशन। ज्वाइन योर GV फाउंडेशन फॉर ब्राइट फ्यूचर एंड आपका दिन शुभ रहे।